वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 10 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखा जाए कि भाई इस पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, इन सवालों को सॉल्व करने की क्या हमारी सही रणनीति होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इसमें ये 5 स्टोर है, ए से लेके ई तक, और इन स्टोरों द्वारा HB पेंसिल है और 6B पेंसिल है। ठीक है, तो HB पेंसिल जो बेची गई है उसकी संख्या तो यहाँ पे दी गई है। दूसरा HB और 6B जो पेंसिल है, पेंसिल की ये टाइप है, HB और 6B जो पेंसिल है, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। HB की संख्या दी गई है और HB और 6B का रेशियो दिया गया है। बाकी क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ना है और इसके जवाब देने हैं। तो अगर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टोर ए और स्टोर ई दोनों द्वारा संयुक्त रूप से बेची गई 6B पेंसिलों की औसत संख्या आपसे पूछी गई है। अब औसत संख्या पूछी गई है, ऐसे में आपको HB की संख्या तो पता है लेकिन 6B की संख्या नहीं पता है। तो HB की संख्या पता है और HB एंड 6B का रेशियो पता है। अगर इस रेशियो की मदद से हम 6B की भी संख्या पता कर ले तो हमारा कार्य आसानी से हो जाएगा। तो पहला काम तो यही है कि हमें HB की संख्या पता है तो हम HB की सहायता से 6B की संख्या पता कर लें। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे। देखिए ए स्टोर की अगर बात करेंगे तो ए स्टोर में HB और 6B का जो रेशियो है 9/5 का है। ठीक है, अब HB की संख्या यहाँ पे दी गई है, इसका मतलब है कि 9 की संख्या दी गई है। ठीक है 9 की संख्या दी गई है तो 9 की वैल्यू 216 है, तो आपको 5 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 9 1 के 9, 9 दूना 18 होता है और 9 चौको 36, 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो HB होगी, HB की संख्या यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 120 मिल जाएगी। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 6 की जो वैल्यू है वो 480 आपको दी गई है। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 8 48 होता है, तो 80 पंचे 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 6B संख्या मिलेगी, 6B पेंसिल मिलेगी, वो 400 मिल जाएगी। यहाँ पे 4 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 100 हो जाएगी। यहाँ 3 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहाँ पे 3 की वैल्यू 240 है तो मतलब 3 8 24 होगा ना, तो 80 80 दूना 160, मतलब कि हमको ये पता चल गया ये HB की संख्या है। ठीक है, और हमें पता चल गई ये 6B पेंसिल की संख्या। अब आराम से हम सवालों के जवाब दे लेंगे। स्टोर ए और स्टोर ई दोनों द्वारा संयुक्त रूप से बेची गई 6B। स्टोर ए को देखेंगे तो यहाँ पे है, स्टोर ए बेचा था कितना, 120। ठीक है, और स्टोर ई को देखेंगे तो स्टोर ई 6B कितना बेचा है, 6B बेचा है 160। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, संयुक्त रूप से बेची गई औसत संख्या पूछा है ना। तो 6 दूना 6 2 8 होता है, 1 होता है। तो 180 में अगर आप 2 से भाग कर देंगे तो 180 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा। भाई कुछ गलत कर दिए क्या हम लोग। 180 में अगर आप 2 से भाग कर देंगे, 280 बनना चाहिए ना, हाँ तो गड़बड़ तो यही हुआ। तो ये 280 हो गया, तो 280 में अगर आप भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 140 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो एवरेज संख्या पूछेगी, तो बस बहुत सिंपल सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। ये जो टेबल हमने अभी आपको डेटा निकाल के दिखाया है, ये टेबल मैंने सामने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, जिससे बार बार हमको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। एक मिनट, बार बार हमको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो कह रहा है कि C और D दोनों स्टोरों द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की कुल संख्या तथा स्टोर ए द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या के बीच अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो C और D दोनों स्टोर द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की कुल संख्या, C और D को अगर आप देखेंगे तो C यहाँ पे है और D यहाँ पे है। C और D दोनों स्टोर द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की कुल संख्या, तो 6B पेंसिल हमको कहाँ है, यहाँ पे है। तो भाई अगर दोनों को देखेंगे तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 200 मिल जाएगी। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों की 200 हो जाएगी। आगे कह रहा है कि स्टोर ए द्वारा बेची गई 6B पेंसिल, स्टोर ए यहाँ पे है, इसकी द्वारा 6B बेची गई संख्या कितनी है, 120 है। तो आप क्या करोगे, 200 बाई 120 कर दोगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 या 5:3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। कह रहा है कि यदि एक HB पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 है, यदि एक HB पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 है तथा एक 6B पेंसिल का विक्रय मूल्य 8 रुपए है, तो स्टोर C द्वारा प्राप्त किया गया कुल राजस्व आपसे पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि एक HB पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 रुपए है तथा 6B पेंसिल का विक्रय मूल्य 8 रुपए है, तो स्टोर C की बात कर रहा है। तो स्टोर C को आप देखेंगे तो C द्वारा अगर आप देखेंगे तो C द्वारा जो बेची गई HB पेंसिल की संख्या है, C द्वारा HB पेंसिल कितनी बेची गई है, 400 बेची गई है। इसका मतलब क्या है भाई, एक का मूल्य अगर 5 है तो 400 गुणे 5 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से तो आपको 2000 मिल जाएगा। दूसरा, अब कह रहा है HB की तो बात हो गई, अगर आप 6B को देखेंगे तो C का ही 6B की जो बेची गई संख्या है वो कितनी है,
100 है, और एक पेंसिल का दाम इसका कितना बता रहा है, ये 8 बता रहा है। तो 100 अट्ठे क्या करोगे, 800 कर दोगे, ठीक है, 100 अट्ठे 800 कर दोगे। तो अब कह रहा है कि कुल राजस्व कितना है भाई, बेचा गया कुल राजस्व कितना, यहाँ से 2000 बेचा है, यहाँ से 800 बेचा है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो राजस्व कितना मिल जाएगा भाई आपको, 2800 मिल जाएगा। तो कुछ करना खास नहीं है, आराम से जोड़ घटाना गुणा भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है स्टोर ई द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या स्टोर बी द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। स्टोर ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, 6B पेंसिल संख्या कहाँ पे, 160 है, तो 160 ये है, और कह रहा है स्टोर बी द्वारा बेची गई 6B, स्टोर बी यहाँ पे है तो ये 400 है। अब दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो दोनों में अंतर आपको कितना मिल जाएगा, दोनों में अंतर 240 का मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, परसेंट कम देखना है ना, तो 240 गुणे 100 और नीचे भाग कर दोगे किससे, 400 से। 100 का 4 टाइम जाएगा, 4 का 6 टाइम जाएगा, तो आप कह सकते हो भाई कितना परसेंट कम है, तो ये 60% कम है, ठीक है। कितना परसेंट कम है, 60% कम है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। कहा यदि बी और सी प्रत्येक द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या में से क्रमशः 40% और 20% खराब 6B पेंसिलें ग्राहकों द्वारा वापस कर दी जाती हैं, ठीक है, मतलब बी और सी द्वारा बेची गई, बी और सी द्वारा बेची गई 6B पेंसिल की बात कर रहा है, ठीक है, कि में से 40% और 20% खराब हो गई तो 6B पेंसिल ग्राहकों द्वारा वापस कर दी जाती है। अब कह रहा है कि स्टोर बी और सी दोनों के द्वारा बेची गई वास्तविक पेंसिलों की संख्या, यहाँ पे वास्तविक पेंसिल की संख्या मतलब क्या है कि ये 6B और HB दोनों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बी को देखेंगे तो बी भाई 6B की बात कर रहा है ना, बी तो 6B में कितना बेचा गया है, 400 बेचा गया है, 400 बेचा गया है। अब 400 में से क्या कर रहा है कि 40% तो खराब हो गई। अच्छा, इसको खराब से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो टोटल संख्या पूछ रहा है, वास्तविक में कितना बेचा है, 40% खराब हो गई, तो अब 40% वापस कर देंगे, बची कितनी, 60%। तो 6B पेंसिल में आपसे मतलब केवल 60% से है, तो 400 का 60% कितना होगा, बहुत सिंपल है, 400 का 60% निकालेंगे तो आराम से, चाहे इसी तरीके से निकाल लीजिए, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100 और 5 अट्ठे 40, 80 तिहाई कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। ये 240 क्या है, ये सही पेंसिल है, बेचा तो वो 400 था, लेकिन इसमें से 40% क्या हो गई, खराबी की वजह से वो वापस हो गई, तो वास्तविक जो बिकी यहाँ से 240 बिकी, ठीक है। और अगर सी को देखेंगे तो सी तो बेचा था 100 सी बेचा था कितना, 100, लेकिन 20% खराब हो गई, तो बची कितनी, 80 केवल सही बची, 80 केवल सही बची। लेकिन कह रहा है कि भाई वास्तविक पेंसिल कितनी बेची गई, तो आप देखेंगे भाई यहाँ से 240 प्लस 80, तो 240 और प्लस इधर देखेंगे तो 480 पहले ही बेचा था, ये 480 का जोड़ रहे हैं, 0 8 4 12 होता है, 4 2 6 1 7 होता है, 720 यहाँ से मिल गई, प्लस ये 80 यहाँ से बिकी है और 400 यहाँ से बिकी है, ठीक है। तो 480 इसमें जुड़ जाएगा, तो 0 8 2 10 7 4 11 1 12, कुल मिला के हम कहेंगे जो राइट आंसर बन जाएगा वो 1200 बन जाएगा। मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल बहुत ही सिंपल आते हैं। हाँ, किसी शिफ्ट में होता है कि इनकम से संबंधित या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा के डीआई आ जाती है, बाकी मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में देखेंगे सरल ही डीआई आती है। बस ये होता है वहां पर आपका पेशेंस भी चेक होता है, आपका धैर्य चेक होता है, आप ज़्यादा पैनिक ना हो। बहुत सारे लोग बच्चे ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम इनिशियल फेज में ही कर लेंगे, ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि भाई अगर आपकी डीआई पहले से मजबूत है तो आप इनिशियल फेज में जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप एकदम फ्रेश माइंडेड होते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन मजबूत नहीं है, अगर पहले से करेंगे, अगर इसमें उलझ जाएंगे तो और आप पैनिक हो जाएंगे, अन्य सवालों के लिए थोड़ी सी कठिनाई आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि लगेगा 5 के 5 नहीं आ रहे या 5 में 1 2 3 आ रहे, इसमें आपका ज़्यादा समय खराब हो जाएगा, तो आपके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन घर पे अच्छा जा रहा था तो आप पहले ही तुरंत जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है तुरंत आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, एकदम फ्रेश माइंड रहता है, आराम से कर जाएंगे। लेकिन जिसका डाटा इंटरप्रिटेशन पे कमांड हो गया है उनके लिए बेहतर है। अब जिनका नहीं है भाई, उसके लिए एक ही विकल्प बचता है, आप लास्ट में ले जाओ, और लास्ट में ले जा रहे हो अगर, तो ये भी ध्यान देना कम से कम 5 सवाल है और डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं है, तो इतना टाइम को मैनेज करना कि आपके पास कम से कम 25 मिनट तो बच ही जाएं। अगर 25 मिनट नहीं बच रहे हैं तो ऐसे में उस समय तो आपका माइंड इतना जरूर प्रेशर में आ जाता है कि अब 20 मिनट बचे हैं, 25 मिनट बचे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, पेपर करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप जब माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन जब आप इनिशियल फेज से करते जा रहे हो ना, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा तो इसको 5 के 5 छोड़ दो, ठीक है। अब 6 से जब स्टार्ट कर रहे हो तो 6 7 8, अब जिस पे अगर आपको डाउट लग रहा है कि इसको हम आके फिर से रिटर्न करेंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके जाना, एकदम क्वेश्चन ड्रॉप आउट करके मत जाना कि हम उसको छोड़ दे रहे हैं बाद में आके चेक करेंगे। कई टाइम होता है कि बाद में आपको मौका ही नहीं मिलता है आप क्वेश्चन पर भी टिक कर पाओ, तो आप उस समय एक ऑप्शन टिक करके ही जाओ, बाद में अगर समय मिलता है तो आप रिव्यू कर लेना, नहीं मिलता है तो भाई तब भी तुम्हारा क्वेश्चन सबमिट हो रहा है। अगर आप ड्रॉप आउट करके जा रहे हो और अगर उधर आप पैनिक हुए, समय ज्यादा खर्च कर दिए, ऐसे में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो
भाई जिसका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है वो इनिशियल फेज में कर ले, जिसका नहीं है वो लास्ट में ले जाए, लेकिन लास्ट में आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक माइंड पैनिक हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर भाई मैं एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन वैसे ही नहीं आता है, और अगर आप लास्ट में लेके जा रहे हो और समय कम है, अब कैसे आएगा? तब तो और ज़्यादा पैनिक की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं। तो आप जहाँ खुद को कंफर्ट समझो उस समय में आप इसको सॉल्व करो। लेकिन भाई अगर ग्रिपिंग अच्छी है तो ये 10 के 10 नंबर दे के जाता है, कोई डाउट भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वे ऑफ डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आस्क फॉर व्हाट दे वांट टू से, नो टू थिंग्स टू दे वांट टू एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये असर्टिव स्टाइल होगी, पैसिव स्टाइल होगी, मैनिपुलेटिव स्टाइल होगी कि अग्रेसिव स्टाइल होगी? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट में कहा जाता है कि भाई आपसे जो पूछा जाता है आप उसको बताते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, जो नहीं बताना चाहते या जो नहीं करना चाहते उसके लिए आप नहीं कह देते हैं। ठीक है, तो आपके हित में जो चीज़ें होती हैं आप उसको अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अनुसार रिस्पॉन्स कर रहे हो। यहाँ पे ना कोई पैसिवनेस है कि आप बहुत पैसिव हो जा रहे हो, ना इसमें कोई मैनिपुलेशन हो रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो या बरगला रहे हो किसी को, ना तो किसी प्रकार का आपके अंदर एग्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो अब एक ही विकल्प बचता है, वो क्या है? असर्टिव स्टाइल है। मतलब आप विनम्र होकर जो चीज़ें पूछी जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं आप उसको कर रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? असर्टिव स्टाइल बन जाएगा। ठीक है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपसे जो पूछा जा रहा है क्लियरली बता रहे हो, से नो व्हेन नेसेसरी, जहां आवश्यकता है नो कहने की आप नो कह रहे हो। ठीक है, आप वायलेंट नहीं हो रहे हैं ऐसे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? असर्टिव स्टाइल बन जाएगा। पैसिव स्टाइल में भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट हम अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं, हमसे जो कहा जा रहा है हम ट्रू फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एग्रेसिव हो ही नहीं रहे हैं, मैनिपुलेशन तो कर ही नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? असर्टिव है। कई टाइम होता है कि हम बातों बातों में मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं सामने वाला जो पूछ रहा है हम उसको नहीं बता रहे, मैनिपुलेशन हो रहा है, हम उसको बेफालतू में गुस्सा कर रहे हैं तो अग्रेसिव हो रहे हैं, या हम अपनी भावनाएं ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे हम थोड़े से पैसिव हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस तो है नहीं। तो राइट आंसर क्या है? असर्टिव है। नेक्स्ट ऑन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली क्लेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनुपसंहारी हेतुआभास। ठीक है, तो कल ही इसके बारे में हमने आपको बताया था, सभ्य विचारा के बारे में हमने आपको बताया था, हेतुआभास में सभ्य विचारा के बारे में बताया था। अनुपसंहारी क्या होता है? वो सभ्य विचारा का ही एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। तो कह रहा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ विरुद्धा हेतुआभास। ये बात तो गलत है भाई, ये विरुद्धा हेतुआभास का फॉर्म नहीं है, ये सभ्य विचारा का फॉर्म है। ठीक है, द मिडिल टर्म इज रिलेटेड टू माइनर टर्म दैट स्टैंड्स ओनली द डिफाइंड इंडिविजुअल और क्लास। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, कह रहा है द माइनर टर्म स्टैंड्स फॉर ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट। यही बात ठीक है, हमने कल भी आपको बताया था, जो सभ्य विचारा में ही हमने आपको बताया था कि वो जब जो आपकी बात होती है या आपका जो क्लेम होता है वो इनकंसिस्ट हो जाता है या सबको लेकर नहीं चल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑल पॉसिबल, सभी जो माइनर टर्म होते हैं, माइनर टर्म स्टैंड फॉर ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है सभी वास्तविक वस्तुओं के लिए एक ही चीज अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो कल ही इसके बारे में हमने आपको बताया था कि देखिए ये सभ्य विचारा है। हमने कहा कि मिडिल टर्म वहां पे क्या होता है, बहुत व्यापक हो जाता है या तो बहुत नैरो हो जाता है। कल इस बात को भी बात हमने किया था कि जो आपका मिडिल टर्म होता है वो मेजर टर्म के साथ एक निश्चित रिलेशन नहीं तैयार कर पाता है। जो मिडिल टर्म होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्या मल्टीपल कंक्लूजन प्रोवाइड करता है या कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। तो सभ्य विचारा के अंतर्गत सभ्य विचारा को देखेंगे तो ये कुल मिला के 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे अनुपसंहारी की बात हो रही है, जब मध्य पद आपका इतना जनरल हो जाता है, इतना सामान्य हो जाता है, मिडिल टर्म जो इतना सामान्य हो जाता है कि वो सभी वस्तुओं पर क्या हो जाता है, लागू होता है। ठीक है, सभी वस्तुओं के लिए अप्लाई हो जाता है, तो यही है अनुपसंहारी। ठीक है, तो सभी, इसका उदाहरण है सभी वस्तुएं गे हैं क्योंकि वे वस्तुएं हैं। ठीक है, अगर वो वस्तु हैं तो वो गे हैं या वो नोएबल है, ऐसे जान के रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, यहाँ पे वही बात बोली गई है आपसे कि द माइनर टर्म स्टैंड्स फॉर द ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो माइनर टर्म है वो ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन द ईयर 2024 एलोकेटेड 6% ऑफ जीडीपी इनटू एजुकेशन। ये भी एक हंसी की बात है। अब ये जान लीजिए कि 1964 से ही कहा जा रहा है भाई कि हम 6% खर्च करेंगे या खर्च करना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशंस होती है, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो खाली पेपर में रहता है, होता नहीं है। करेक्ट, द एजुकेशन सेस गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात तो सही है, जो एजुकेशन सेस होता है, जो कर लगता है एजुकेशन पे, वो सरकार के पास जाता है, सेंट्रल के पास। करेक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव एस्टेब्लिश रेस्पेक्टिव स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन। ये भी बात सही है, इसके पहले भी ये लाइन आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, करेक्ट, द एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट। भाई
केवल सेंट्रल लिस्ट का मैटर नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, ठीक है, करंट लिस्ट का मैटर है, ये तो खत्म हो जाएगा। कह रहा है द एसडीजी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज परमिट टू एजुकेशन। गोल 4 एसडीजी किससे जुड़ा है भाई? एजुकेशन से जुड़ा है, अर्थात आप देखेंगे तो बी, सी और ई, अर्थात पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर के रूप में बन जाएगा। भाई ये तो 6% वाला तो हो ही नहीं रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार ने राज्य शिक्षा नीति आयोग की स्थापना की है, बात सही है। केंद्रीय सूची का विषय नहीं है भाई, कंकरेंट का विषय है, समवर्ती सूची का है। एसडीजी 4 भाई शिक्षा से संबंधित है, तो अर्थात बी, सी, ई को देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको मैच कराना है कि लिस्ट 1 से और लिस्ट 2 में इसमें फोल के फॉर्म दिए गए हैं और ये स्टेट दिए गए हैं, किससे ये जुड़ा हुआ है आपको यही बतलाना है, ठीक है। आपको जात्रा है, भवाई है, यक्षगान है और पोवाड़ा है, ठीक है। जात्रा है, भवाई है, यक्षगान है और पवाड़ा है। इस पे कहां से दब रहा है, ठीक है, पवाड़ा है तो आंसर देखिएगा। यात्रा का मतलब यात्रा किससे जुड़ा हुआ है? यात्रा बंगाल से जुड़ा हुआ है। भवाई को देखेंगे तो भवाई आपका गुजरात से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थात इसका 4 हो जाएगा। यक्षगान आपका कर्नाटका से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कर्नाटका से, और पोवाड़ा आपका महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका थर्ड है। तो ध्यान रखिएगा इसका फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। इस तरह के सवाल फिर से आ सकते हैं, तो कुछ एक फोल्क आप जो प्रचलित हैं जरूर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यात्रा बंगाल से, भवाई गुजरात से, यक्षगान आपको कर्नाटका से, पोवाड़ा महाराष्ट्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सवाल रिपीट होगा, इसके पहले भी आया है, फिर से पूरी तरीके से संभावना है कि ये रिपीट होने की इसकी, ठीक है। वाइड है, ओपीसीआईटी है, आईडी एडम है और आईबीआईडी एविडम है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी पूरी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की थी। अगर फोर्थ को देखेंगे तो फोर्थ का आपका सेकंड हो जाएगा, हाँ, फोर्थ को देखेंगे तो फोर्थ का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आईबीआईडी आईबीडीएमएल का होता है सेम वर्क साइटेड जस्ट एबव, ठीक है। अगर सेकंड को देखेंगे, बी को देखेंगे, बी का इसका थर्ड हो जाएगा इन द वर्क साइटेड होता है। अगर सी को देखेंगे, सी का 4 हो जाएगा इन द सेम, मतलब आईडी आईडीएमएल इन द सेम का मतलब यहाँ पे होता है कि हम उसी अथर की बात कर रहे हैं जिसकी पहले भी हमने बात की है, उसी सोर्स की हम बात कर रहे हैं जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, और ठीक है। और ओपीसीआईटी और वाइड का देखेंगे तो ए का सेकंड है, सी रेफर टू, ठीक है, इसका सेकंड है। बी का देखेंगे तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी को देखेंगे तो सी का 4 हो जाएगा और डी को देखेंगे तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। ये पूरी सूची इसके पहले भी हमने आपको प्रोवाइड की है, आप इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ए प्रायोरी का मतलब होता है कि फ्रॉम द अर्लियर, मतलब कि और सी एफ का मतलब होता है कंपेयर करना, एट ऑल का मतलब होता है एंड सदर, मतलब हम किसी और का भी मतलब कि विवरण दे रहे हैं। आईबीआईडी का मतलब होता है इन द सेम प्लेस और सेम वर्क जस्ट एबव, अभी हमने थोड़ी मतलब जस्ट एबव हमने इसी को रेफरेंस किया था। आईडी और आईडीएमएम का मतलब द सेम, मतलब उसी अथर की बात कर रहे हैं जो अभी अभी हमने बात की थी। एनटे का मतलब होता है बिफोर, एफएन का मतलब होता है फुटनोट, वीआईडी का मतलब होता है आपका सी रेफर, ठीक है। यही सारी चीजें आई। ओपीसीआईडी का मतलब द वर्क साइटेड, ईटीसी मतलब जानते ही हैं, पोस्ट मतलब आफ्टर, पैसिव मतलब हियर एंड देयर, और VIZ ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है नेमली, ठीक है। तो इस सूची को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आराम से इस प्रकार के सवाल कर लेंगे। अच्छा, रिपीटेशन की भी पूरी संभावना है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि व्हाट कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द मूड AEEE, मूड AEEE और फिगर 4 की बात कर रहा है। फिगर के लिए हमने आपको फिगर बतलाया था, AEEE को ही देख के आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार की स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और ये दोनों यूनिवर्सल नेगेटिव हैं। ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और दोनों यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो ए मतलब कि ऑल वाली स्टेटमेंट हो गई, और नो मतलब कि आपके जो तीनों स्टेटमेंट्स, जो आर्गुमेंट बनेगा उसमें एक ऑल टाइप का होगा और 2 आपके क्या होंगे, नो टाइप के होंगे। मतलब कि प्रीमाइस 1 ऑल टाइप की होगी, प्रीमाइस 2 नो टाइप का होगा, जो आपका कंक्लूजन बनेगा वो भी नो टाइप का ही बनेगा, ठीक है। और ये कुल मिला के जो सवाल पूछा जाता है ये फैलेसी को मिलाता है, मूड को मिलाता है, फिगर को मिलाता है, मतलब कि 4-5 टॉपिक इसमें इंक्लूड करके थोड़ा सा पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट पे क्लियरेंस है तो आप आराम से सवाल कर जाओगे। हालांकि 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, इसको हमने आपको बहुत अच्छे से बताया और समझाया है। अब भाई आपको यहाँ पे चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप जैसे मूड की जो क्लास है आप उसको देखे रहेंगे, फिगर की जो क्लास है आप उसको देखे रहेंगे, ठीक है। तभी आप यहाँ पे कम समय में समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट अगर इसी वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है कि उनको लगे कि सर बहुत शार्ट में बता के चले जाते हैं। बच्चा जब एक ही सवाल हर पेपर में रिपीट होता है तो उस पेपर को हर बार बहुत डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, अगर आप एक टीचर को अगर पढ़ रहे हो, किसी एक को भी पढ़ रहे हो, तो आप अगर वो PYQ हल कराया है तो आप उसकी इनिशियल फेज से PYQ को हल करेंगे तो उसके तरीकों को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर डायरेक्ट पर्टिकुलर किसी एक ही वीडियो पे रहोगे, जाओगे या उसी को देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत शार्ट में चीजें हो रही है, क्योंकि जब यहाँ पे क्लासेज बता रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेज भी माइंड में रहती है हमारे, उसके पहले वाली क्लास माइंड रहती है, उसके पहले वाली क्लास माइंड में रहती है कि इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पे जब फिर से बता रहे हैं तो
ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कम हो ही जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मूड आपको पता होना चाहिए, फिगर पता होना चाहिए, ठीक है, और फैलेसीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट चाहिए वो आल टाइप की, नो टाइप की और फिर से नो टाइप की, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इसको उदाहरण से आपको समझाया ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रीमाइसेस दो लिए, एक आल पी और एम है, दूसरा माइनर प्रीमाइस के रूप में नो एम आर एस है और कंक्लूजन के रूप में नो एस आर पी है, ठीक है। तो आप अगर फिगर को, जब हमने आपको बताया था फिगर के बारे में, हमने आपको बताया था कि आप इसको याद ही कर लीजिए। उस समय भी ये ट्रिक बताया था कि फिगर के लिए आप क्या करो, एस पी 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 एस एस पी एस याद ही कर लो, ठीक है। कुछ लोग मतलब कि इस तरीके से याद करने से अच्छा है कि आप इसको सीधे ऐसे याद कर लो, एस पी 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 एस एस और पी एस। मतलब एस पी है तो फिगर 1 है, पी पी बन रहा है तो फिगर 2, एस एस बन रहा है फिगर 3 और पी एस बन रहा है तो फिगर 4 बनेगा। आप कहोगे सर क्या बन रहा है भाई, जब जो आपके प्रीमाइस का जो मिडिल टर्म है, अगर वो मिडिल टर्म प्रीमाइस 1 में सब्जेक्ट में है और प्रीमाइस 2 में प्रेडिकेट में है तो फिगर 1 बनेगा। अगर मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइसेज में प्रेडिकेट पर है तो फिगर 2 बनेगा। अगर मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइस में सब्जेक्ट पर है तो फिगर 3 बनेगा। अगर मिडिल टर्म दो मतलब पहली प्रीमाइस में तो प्रेडिकेट है, दूसरी प्रीमाइस में सब्जेक्ट के रूप में है तो फिगर 4 बनेगा। तो एस पी 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 एस एस पी एस आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि जो टर्म 100% है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो टर्म 100% नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो आल टाइप की अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो जो सब्जेक्ट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब नो टाइप की स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो नो टाइप की स्टेटमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सम वाली देखेंगे तो दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सम नॉट को देखेंगे तो बिल्कुल आपके आल का उल्टा होता है। ये आपका सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। नो और सम आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, और आल और आपका सम नॉट आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस बात को ध्यान में हो गया हो तो अब मेरी बातें समझ में आएंगी। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ थोड़ा सा आ जाइए। कंक्लूजन में आप जाएंगे, जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है और जो इसका सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म होता है वो मेजर प्रीमाइस होती है। तो पी है आपका, पी है मतलब पी जिसमें रहेगा तो वो मेजर प्रीमाइस है। तो पहली वाली जो प्रीमाइस है वो मेजर प्रीमाइस है। यस जिसमें है वो यस माइनर टर्म है, अर्थात जो सेकंड वाली प्रीमाइस है वो माइनर प्रीमाइस है, ठीक है। तो अच्छा, जो मिडिल टर्म होता है वो कंक्लूजन में नहीं आता है। अच्छा, माइनर प्रीमाइस और मेजर प्रीमाइस में जो कॉमन टर्म होता है वही मिडिल टर्म होता है। तो आप इसमें इन दोनों प्रीमाइस में, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस में देखेंगे तो जो एम है वो क्या है, कॉमन है, अर्थात जो एम है वो क्या है, वही मिडिल टर्म है, ठीक है। अब इसी मिडिल टर्म की पोजीशन को देख के आपको फिगर को तय करना होता है। अगर मेजर प्रीमाइस में देखेंगे तो फिगर यहाँ पे कौन सा है भाई, मिडिल टर्म कहाँ पे है, प्रेडिकेट के रूप में है, ठीक है। मिडिल टर्म कहाँ है, प्रेडिकेट के रूप में है। और माइनर प्रीमाइस में देखेंगे तो जो आपका प्रेडिकेट है, आपका जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ये क्या बन रहा है, ये फिगर 4 बन रहा है, ठीक है। वो क्या बन रहा है, फिगर 4 बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप यहां से पढ़ना शुरू करिए। कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट नन ऑफ इट्स टर्म कर है, कंक्लूजन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन में तो दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टली फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको करेक्टली फाइंड आउट करना है। कर रहा है कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट नन ऑफ इट्स टर्म, कंक्लूजन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। जबकि नो टाइप की जो स्टेटमेंट होती है, नो टाइप की स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अर्थात पहली बात तो गलत हो जाएगी। द मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोथ प्रीमाइस कर रहा है, मिडिल टर्म में दोनों प्रीमाइस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मिडिल टर्म को देखेंगे तो सब्जेक्ट पहली में देखिए, मेजर प्रीमाइस में देखेंगे तो आल टाइप की स्टेटमेंट है। आल टाइप की स्टेटमेंट में प्रेडिकेट क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थात पहले वाले में तो अनडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भाई ये गलत है, ये क्या कर रहा है, बोथ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है। तीसरे में है द आर्गुमेंट कमिट्स द इलिसिट माइनर फैलेसी। इलिसिट माइनर फैलेसी कब होती है, जब माइनर जो टर्म होता है वो आपके कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपके प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है कंक्लूजन में, तो माइनर टर्म जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो अब ये क्या कर रहा है, द आर्गुमेंट कमिट्स इलिसिट फैलेसी। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें भी नो टाइप की स्टेटमेंट है और यहाँ भी नो टाइप की स्टेटमेंट है, अर्थात दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जो इलिसिट माइनर फैलेसी होती है वो कहती है कि भाई कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूशन होना और प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूशन का ना होना, तब जाके इलिसिट माइनर बनेगी। तो यहाँ पे दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात ये बात गलत हो जाएगी। द मिडिल टर्म अपीयर्स एज अ प्रेडिकेट इन अ मेजर प्रीमाइस। जो मिडिल टर्म होता है वो क्या करा, प्रेडिकेट इन अ मेजर प्रीमाइस, मेजर प्रीमाइस में प्रेडिकेट के रूप में है। मेजर प्रीमाइस यहाँ पे है, मिडिल टर्म एम है और इसमें देखेंगे तो पी आपका सब्जेक्ट है और एम आपका क्या है, प्रेडिकेट है, अर्थात ये बात आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए पूरी बात हमने आपको समझा दी है। अब आपको फिगर अगर पता है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पता है और ए ट्रिपल ई
या AIII आपको देख के फिगर बनाने आ गया है तो आप आराम से ऐसे सवालों को कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी। हालांकि पिछले 5-6 बैक टू बैक क्लास मतलब PYQs में जो प्रीवियस पेपर थे उन सब में हमने इस कॉन्सेप्ट को आपको बतलाया और समझाया है। करेक्ट द टोपोलॉजी इन विच ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भाई जितने भी डिवाइसेज हैं वो सभी सेंट्रल नोड से जुड़ी होती है। कौन सी टोपोलॉजी होती है, तो वो रिंग होती है, बस होती है, मेस होती है, कि स्टार होती है। अगर रिंग है तो मतलब ऐसे रिंग जैसी बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइसेज होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे ऐसे रिंग। और बस है तो कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर या जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेज होती है वो अस्थायी होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी को देखेंगे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा वायर्ड भी यहीं पे आवश्यकता होती है। कुछ इस तरीके से ये जुड़ी होती है, यहाँ से यहाँ तो ठीक ही है। अब इसके बाद यहाँ से ठीक है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से सभी इंटरेक्ट होती हैं। तो ये आपकी मेश टोपोलॉजी है। तो सेंट्रल कोड नोड की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस। अब यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस होगी जो इसी से सब डिवाइसेज जुड़ी होती है। तो ऐसी जो डिवाइस होती है इसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड होते हैं, हब अथवा स्विच अथवा राउटर के रूप में, जिसी से जाके सभी एक डिवाइसेज जुड़ी होती हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी भाई ये सर्कुलर मैनर में होती है। बस टोपोलॉजी बिल्कुल सिंगल कम्युनिकेशन लाइन बस में होती है। इस तरीके से अगर यहाँ पे इंटरप्शन हो गया तो आगे के सारे कनेक्शन फेल भी हो जाते हैं। मेश टोपोलॉजी होती है, इसमें एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, मतलब सभी डिवाइस एक दूसरे से मेश में जुड़ी होती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यही होता है, सबसे ज्यादा वायर की आवश्यकता यहीं पे होती है। ठीक है, किसमें, मेश में। हालांकि इसका राइट आंसर स्टार। करें अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हाउस जर्नल्स फॉल। हाउस जर्नल फॉल किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है भाई। जर्नल्स है तो मतलब है कि रिटन चीजें होंगी, सिंपल सी बात है। तो ओरल तो होगा नहीं, इंटरकल्चरल होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो राइट आंसर के रूप में क्या हो जाएगा आपका रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, हाउस जर्नल बेसिकली इंटरनल पब्लिकेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, बेसिकली ऐसे मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़लेटर्स आते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के रिटन डॉक्यूमेंट्स हुआ करते हैं। कह रहा है कि इफ अर्थमेटिक मीन x एंड 1/x इज k देन द अर्थमेटिक मीन आपको x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर का मतलब पूछ रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई कि x एंड 1/x का मतलब k है। अगर आप इसको अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अर्थमेटिक मीन निकालने की बात होगी तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 2k बन जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी का हम वर्क कर देंगे। जब इसका हम वर्क करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस ये 2k का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 2k का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये बन गया क्या, a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 2k का स्क्वायर ही बन गया। अब आगे इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स गुड़े 1/x बराबर 4k का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर यहाँ पे 4k स्क्वायर। ये इतनी चीजें यहाँ पे बचेंगी। ठीक है, 4k स्क्वायर बचेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको अपोजिट ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 2k। अब हमें यहाँ पे चीजें दी गई हैं कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, का समांतर माध्य तो आपको पता करना था, 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य तो पता करना था ना। तो अब ये बन जाएगा क्या, अब इस पूरे का मतलब क्या बन गया, एक तरफ से देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मतलब ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस 2k। अब इस पूरी वैल्यू का मान कितना बन गया, 4k स्क्वायर माइनस 2k। तो 4k स्क्वायर माइनस 2, अब इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कुल मिला के ये बन जाएगा 2 1 2 और 2 1। ठीक है, तो बन जाएगा कुल मिला के 2k स्क्वायर माइनस 1k। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो 2k स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन कर रहा है कि दो नंबर्स हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:4:5 हो जाता है। तो संख्या आपसे पूछी गई, मान लीजिए एक संख्या 5x है, 6x है। तो कह रहा है कि 5x में से 8 घटा रहे हैं और 6x में से 8 घटा रहे हैं, तो रेशियो 4/5 हो जा रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो तिरछा तिरछा, ये 5 × 5 = 25x हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर 6 और 6 × 4 = 24x हो जाएगा और माइनस 8 × 32 हो जाएगा। तो 24x और इसको देखेंगे अगर, और इसको देखेंगे पूरा अगर आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर 8 के। तो x बराबर 8 है तो जो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 × 48 अर्थात 40 और 48 इसकी ये मूल संख्याएं आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो 40 एंड 48 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑन आपको MS एक्सेल के फंक्शंस दिए गए हैं, आपको रिटर्न वैल्यू के रूप में क्रॉस मैच कराना है। एवरेज है, काउंट है, मीडियन है एंड मोड है। तो देखिए मोड का मतलब पहले तो काउंट मतलब गिनना होता है, एवरेज मतलब एवरेज निकालना, मोड मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन और मीडियन का मतलब मिडिल में जो चीजें होती हैं। ठीक है, मिडिल में जो चीजें होती है हमें उसको बतलाना है। तो यहाँ पे क्या है, द रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज रेंज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब ये एवरेज है।
मतलब कई कह रहा है कि जितनी संख्या है उन सबको जोड़ लो प्लस जितनी संख्या है उनसे क्या कर दो, विभाजन कर दो। ठीक है, तो इसका तो फर्स्ट हो जाएगा। इसका जैसे ही फर्स्ट होगा तो देखिए ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब कह रहा है कि मोड कौन सा है। मोड का मतलब क्या है कि भाई सबसे अधिक बार जो चीजें रिपीट होती है वो मोड होती है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला, मान ये लौटा रहा है तो ये इसका थर्ड हो गया। तो डी का थर्ड किसमें है भाई, डी का थर्ड अगर आप देखेंगे तो ए का चौथा, ए का चौथा, डी का थर्ड, ये फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सारे विकल्प आते ही रहे। ठीक है, बाकी अब मोड हो गया। मीडियन को देखेंगे तो भाई सीमा के मध्य में जो बातें होती है, या कहें कि जो मिडिल वैल्यूज होती है, मिडिल ऑफ द रेंज की वैल्यूज होती हैं, उसको मीडियन दिखाता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। जो काउंट होता है भाई वो गिन के बताता है कि भाई कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर के रूप में बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। कह रहा है इसमें से कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नॉट कह रहा है, कई बार ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं हमको जारफ होने से यही रोकती हैं। ठीक है, तो हम जल्दी में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अति उत्साहित होंगे। ठीक है, और गलत करके आ जाएंगे, नॉट को ध्यान में नहीं देंगे। कह रहा है कि इंडिविजुअल कंपटीशन की बात है कि इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं होता है, कि पॉजिटिव इंटरप्रेडेंस एमंग स्टूडेंट मतलब छात्रों के बीच में सकारात्मक भाव नहीं होता है, कि सोल रिलायंस में टीचर गाइडेंस शिक्षक और मार्गदर्शन पर एक मात्र निर्भरता होती है, कि कह रहा है इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। कह रहा है कि भाई समूह की जवाबदेही के बजाय व्यक्तिगत फोकस होता है। ये नॉट की बात कर रहा है कि कौन सा नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे जो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज होती है वहां पे इंडिविजुअल कंपटीशन, यहाँ पे एंटी। अब वैसे नॉर्मली हम आप अगर एक दूसरे से सोचे, आपके दोस्त हैं, हम भले कोऑपरेटिव होकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा तो रहती है, लेकिन यहाँ एनटीए ने इंडिविजुअल कंपटीशन को हटाया, नहीं इंक्लूड किया है। सी मतलब कि ए तो ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज है तो इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं होगा, मतलब नॉट ही तो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये सही हो जाएगा। दूसरा कहा है कि भाई जो शिक्षक के ऊपर ही केवल एकमात्र मार्गदर्शन नहीं होता है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज में, ये बात तो सही है। दूसरा इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप, भाई इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होता है जबकि ग्रुप पे फोकस होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि भाई इंडिविजुअल पे फोकस ज्यादा हो तो ये तीनों नहीं रहेंगे। हालांकि इंडिविजुअल कंपटीशन को लेकर थोड़ा सा मन में जरूर डाउट होता है। देखिए आप चाहे कितने भी कोऑपरेटिव होकर काम करो, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल ग्रोथ तो बड़ी मायने रखती है। मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कंपनी की ग्रोथ कराते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रमोशन के लिए तो लोग भागते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन हालांकि एनटीए ने इसको एसीडी को नहीं माना, मतलब ए को कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज का हिस्सा नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है, इससे भी सरल क्या ही होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे टोन ऑफ वॉइस है, वॉल्यूम है, एंड आई कांटेक्ट एंड पर्सनल स्पेस नहीं आएंगे, ये पीछे आ जाएगी, मतलब जो हम वर्बली बोल पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जान लीजिए जो बोल रहे हैं, बोलने में जो हमारा टोन है, हमारी वॉल्यूम है, बोलने के जो उतार चढ़ाव है। ठीक है, तो ए बी ई इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। नॉन वर्बल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज में कन्वे फ्रॉम मीनिंग, टोन ऑफ द वॉइस, वॉल्यूम एंड पिच। ठीक है, बेसिकली ये जो दोनों है, आपके आई कांटेक्ट है, पर्सनल स्पेस आपका जुड़ा होता है किससे, कल एक टर्म था उसको क्या बोलते हैं, माइंड में नहीं आ रहा है, प्रॉक्सेमिक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्से जो मिक्स होता है वो स्पेस से ही जुड़ा होता है, मतलब दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के बीच में कितनी स्पेस बना के कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आई कांटेक्ट भी आपका एकदम प्योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हिस्से में आएगा। यहाँ पे क्या कहा जाता है, कहाँ आ गए भाई हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए, कहाँ चल रहे थे, हाँ 18 पे चल रहे थे ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए बी ई बन जाएगा। चलो नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट। किसमें से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट है, रजिस्टर है, कैश है, रैम है, एसटीडी है। बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है किसमें होती है, रजिस्टर में होती है। ये टेबल पूरा बनाया भी था। सबसे तेज जो स्पीड होती है, स्पीड के मामले में आप देखेंगे इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। ठीक है, तो और यहाँ पे एक्सेस टाइम अगर नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ता जाएगा और कॉस्ट भी पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो पैसा बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। तो सबसे तेज कौन हुआ, सीपीयू हुआ, फिर कैश हुई, फिर मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक, फिर ऑप्टिकल आपकी, फिर आपकी आ गई मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भूलना मतलब बहुत बड़ी गलती करना है। एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। करेक्ट भाई, एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, स्रोत जिसका उपयोग हम करते हैं भाई सन, मतलब कि सोलर पैनल तो आप जान ही रहे हो, सी से तो एनर्जी मिलती है, और एनिमल एक्स्ट्रा से मीथेन गैसेस हम बनाते हैं पशु के मलों से। ठीक है, सॉइल डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि सॉइल के अंदर खुदाई करके जो भूगर्भ की एनर्जी होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो भाई डायरेक्टली हम सन से, सी से और एनिमल एक्स्ट्रा से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ऑन विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इन्फ्रेंस एंड काइंड्स, कह रहा है कि भाई अनुमान के बारे में क्या सही है, ध्यान में रखिएगा। करेक्टली पूछ रहा है, वहां पे नॉट करेक्टली पूछा था, यहाँ करेक्टली पूछ रहा है। कह रहा है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी डज नॉट अप्लाई टू डिडक्टिव आर्गुमेंट। बड़े भैया तो सीधे झूठ बोल रहा है, जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होता है उसमें ही तो हम वैलिड और इनवैलिडिटी देखते हैं कुल मिला के, ठीक है। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट्स वीक और स्ट्रांग होते हैं, ये बात सही है। जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं वो वीक होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है डिडक्टिव आर्गुमेंट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। डिडक्टिव आर्गुमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स नहीं होते हैं, वैलिड और इनवैलिड होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात गलत होगी। जहां यहीं पे अगर लिखा होता है कि सिंगल प्रोपोजिशन आर आइदर ट्रू और फॉल्स, तो ये बात सही होती है। और नीचे लिखा भी है, कह रहा है सिंगल प्रोपोजिशन आर आइदर वैलिड और इनवैलिड। नहीं भैया, सिंगल प्रोपोजिशन होगा तो वो ट्रू होगा अथवा फॉल्स होगा। नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट ही कौन है, तो इंडक्टिव जो आर्गुमेंट होते हैं वीक और स्ट्रांग होते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर हमसे आर्गुमेंट के बारे में चीजें अगर पूरे डिटेल में समझनी है तो आप मेरी वीडियोज तक जाओ, वहां पे देखो मैंने लॉजिकल रीजनिंग की 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक फुल्ली डिटेल्ड में, दूसरी शॉर्ट में। अब आज तो समय नहीं है, पेपर बहुत नजदीक है, लेकिन बाद में आप देखना, उसको डिटेल वाली देखेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन कमेटीज क्रोनोलॉजिकली, आपको इसको अरेंज करना है। अब इसको भूलोगे तो बहुत मार खाओगे। एसपाल कमेटी है, दुर्गा भाई देशमुख है, बिरला अंबानी रिपोर्ट है, जनार्दन रेड्डी कमेटी है और हंसा मेहता कमेटी है। अगर हंसा मेहता कमेटी को देखेंगे तो 1962 में भाई लड़के और लड़कियों के सिलेबस को लेकर ये बनाई गई थी। जनार्दन रेड्डी को देखेंगे तो 1993 में, बिरला अंबानी रिपोर्ट 2000 में, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी 1958 में पहली वुमेन कमेटी बनाई गई थी एजुकेशन को लेकर। यशपाल कमेटी को देखेंगे तो यशपाल कमेटी आपकी कब बनी थी भाई, 1993 में। जनार्दन रेड्डी फिर कब गई, जनार्दन रेड्डी 92 में थी, ठीक है। और यशपाल कमेटी आपकी 1992 में, एक तो 2000 में भी बनी थी, 2009 में बनी थी, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। तो ये हो गया, बस इसी को आप क्रम में कर लो आराम से। इसका राइट आंसर BEDAC बन जाएगा। तो यशपाल 1992, दुर्गा भाई देशमुख 1958, ये भाई वुमेन एजुकेशन को लेकर पहली कमेटी। बिरला अंबानी रिपोर्ट 2000 में आई थी, जनार्दन रेड्डी 1992 में, भाई सबको तो पता है। हंसा मेहता 1962 में आई थी कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के सिलेबस को लेकर कमेटी बनाई गई थी। बाद में रिपोर्ट आई भाई बॉयज एंड गर्ल्स के सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द डेटाबेस आर यू लाइकली टू यूज फॉर रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। किस प्रकार के डेटाबेस को आप बायोलॉजी के रिसर्च टॉपिक के लिए यूज करेंगे, तो EI कॉम्पेंडेक्स है, पबमेड है, जियोरेफ है, मैथ साइंस नेट है, ठीक है। अब देखिए ये बायोलॉजी है और यहाँ पे मेड है तो मेडिसिन है। तो अगर इस पे हम अपना कैलकुलेटेड गेस भी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी आप जियो को देखेंगे, जियो के हिसाब से ज्योग्राफी के लिए बेस्ट होगा, मैथ साइंस नेट के हिसाब से मैथमेटिक्स के लिए अच्छा होगा, EI कॉम्पेंडेक्स मतलब ये इंजीनियरिंग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, पबमेड लाइफ साइंस मेडिसिन एंड बायोलॉजी के लिए, EI कॉम्पेंडेक्स इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस के लिए, जियोरेफ ज्योग्राफी एंड अर्थ साइंस के लिए, मैथनेट बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। What are the Buddhist nuns of the disciples called the, मतलब कि बौद्ध भिक्षुओं और शिष्यों को क्या कहा जाता था। अब भाई इसको भी अगर बताना पड़े तो ठीक नहीं है। उनको संमित्रा नहीं भाई, उनकी तो बिटिया थी संगिनी विहारिका नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, भिक्षुड़ी, ठीक है। तो जो लोग मतलब कि बौद्ध शिक्षा दर्शन करके वो जब उसके प्रचार प्रसार के लिए, जैसे जो अशोक कुमार की पुत्री थी वो श्रीलंका गई बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उनको भिक्षुड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म में भिक्षु रेफर्स टू मॉन्क एंड भिक्षुड़ी रेफर्स टू फीमेल मॉन्क, मोनेस्टिक, ठीक है। जो मेल होते थे उनको मॉन्क और जो फीमेल्स होती थी उनको आपकी मोनेस्टिक बोला था। बाकी संघमित्रा को देखेंगे तो ये अशोका की डॉक्टर थी। संगिनी एंड वर्तिका नॉट स्टैंडर्ड फॉर द बुद्धिस्ट, ठीक है। तो चलो, द मेमोरी द theory of the memory that emphasize the degree of which new material of mentally processed is known as, कह रहा है कि भाई जब नई चीजें मेंटल में प्रोसेस्ड होती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि नई सामग्री को हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस्ड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये तो भाई कहने की बात ही नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग ये है इसका राइट आंसर। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, हम कोई भी नई चीजें जब संसाधित कर रहे हैं तो उसको हम लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के रूप में जानते हैं। तो जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी है वो कैर्क एंड लॉकहार्ट के द्वारा दी गई थी 1972 में। ये बोलते हैं कि जब मेमोरी आपकी रिटेंशन डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द मेंटल प्रोसेस, जो मेमोरी की रिटेंशन पावर होती है, जो रिटेंशन होती है वो डिपेंड करती है कि हम चीज़ों को कितना मेंटली डेप्थली प्रोसेस्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1951 एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, ठीक है। करण निम्नलिखित में से कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो 1991 में महिलाओं के लिए सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो इसको अगर कोई भूले तो गधा है,
ठीक है। तो SNDT 1966 में स्थापित हुई थी, ठीक है। मुंबई में SNDT यूनिवर्सिटी 1951 से पहले महिलाओं के लिए स्थापित, ठीक है। बाकी वनस्थली विद्यापीठ भी इसके पहले आ चुका है, काशी विद्यापीठ भी आ चुका है, सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी 1949 में स्थापित हुई थी, ये भी आ गई है काशी विद्यापीठ, और बनारस वनस्थली विद्यापीठ टोंक, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। SNDT को देखेंगे तो 1916 में, बाकी और वनस्थली को देखेंगे 1935 में आ गई थी टोंक। हीरालाल शास्त्री, ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ क्रॉस मैच कराने के लिए आया था, ठीक है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है 1949 में, और काशी विद्यापीठ है 1921 में स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ टीचर वांट टू असाइन अ ग्रुप प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली ऑनलाइन, मतलब कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट टीचर असाइन करता है जहां पर बच्चे कोलैबोरेटिवली वर्क कर सके ऑनलाइन, ट्रैक दियर प्रोग्रेस एंड लीव कमेंट्स ऑन ईच अदर वर्क, मतलब एक दूसरे के वर्क पर कमेंट भी कर सके। विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस टास्क। करंट तो सोचना ही नहीं है, गलत है, तो जहां जहां ए है हटाई दो। गूगल डॉक्स है, क्विजेज है, तो भाई यहाँ पे क्या करना है कि एक दूसरे की प्रोग्रेस को कोलैबोरेटिवली, मतलब एक अगर एक फाइल है तो उस पर एक से अधिक लोग काम कर सके। दूसरा, अगर वो जो काम कर रहे हैं उस पर वो कमेंट लीव कर सके, कमेंट छोड़ सके। तो इसके लिए क्विज की कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो इसको हटाई दो। गूगल डॉक्स बन जाएगा भाई, ये वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होता है और कोलैबोरेशन के लिए बहुत अच्छा है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी क्या करिए। बाकी ट्रेलो है, BND इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये गूगल डॉक्स है, रियल टाइम कोलैबोरेटिव एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेलो को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जहां पे आप एक दूसरे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, बोर्ड कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो और कार्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी टर्नटिन आपका प्लेजियम डिटेक्शन है, क्विजेज फॉर क्रिएटिंग टॉकिंग एंड क्विजेज के रूप में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द पीक नॉइज लेवल L10 एंड बैकग्राउंड नॉइज लेवल L90। अब तो इसके पहले वाले पेपर में हमने आपको L10, L90, L50, L60 के बारे में, सब के बारे में बहुत अच्छे से बतलाया था। ये क्या कर रहा है, L10 और L90 के बीच में जो बहुत बड़ा स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ से ध्यान की, जो L90 होती है उसको हम पीक लेवल बोलते हैं, पीक लेवल नॉइज, ठीक है। और जो L10 है वो क्या है, बैकग्राउंड लेवल नॉइज है। यहाँ पे L10 का मतलब है जैसे किसी एक स्थान पर आप क्या करते हो, 100 मिनट तक क्या करते हो, नॉइज के लेवल को मापते हो। तो L10 क्या दिखाएगा, L10 दिखाएगा कि भाई 90% समय तक हमको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही थी। या अब आपको क्या, L90 दिखाएगा, ठीक है, L90। और L10 दिखाएगा भाई उसमें 10 मिनट ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, उस पूरे 1 घंटे या 100 मिनट में 10 मिनट ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो ये कह रहा है भाई L90, L10 और L90 के बीच जो इतना लंबा स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे भाई, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, नॉइज क्लाइमेट ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। L10 नॉइज लेवल एक्सीड फॉर 10% द टाइम ऑफ रिपीटेड द पीक हायर नॉइज लेवल। L10 क्या करेगा भाई, 90% टाइम ऑफ द लोवेस्ट रिपीटेड द बैकग्राउंड नॉइज लेवल, मतलब कि उसमें 90 भाई, चाहे जहां भी आप नापोगे बैकग्राउंड नॉइज, तो आप जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मोस्ट ऑफ द पूरे घंटे में बैकग्राउंड नॉइज रहेगी। ये तो सॉफ्टवेयर की देन है कि बैकग्राउंड नॉइज हटा देती है, बगल में किचन है और सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, साउंड होता है, लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर उस सब साउंड को हटा देता है, आपको केवल मेरी आवाज सुनाई देती है। बाकी पूरे 90% समय तक क्या कहेंगे, हर समय तक बैकग्राउंड नॉइज को कोई छुपा पाएगा, नहीं छुपेगी, ठीक है। तो इसका नॉइस क्लाइमेट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द लाइट ऑफ परसेप्शन ऑफ वेदांता विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कि वेदांता के पर्सपेक्टिव में कौन सी बातें सही है। कह रहा है द मॉडिफिकेशन ऑफ द अंतःकरण इज ऑन पर विद द कंसेशन, अंतःकरण संशोधन चेतन के बराबर होता है। नहीं भाई, ये बात गलत है। कह रहा है किसी बाहरी वस्तु की धारणा में मनस वस्तु के पास जाता है, ये बात सही है। जो परसेप्शन होता है वेदांता में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के पास जाता है। कुल मिला के आप देखेंगे तो BCE इसका राइट आंसर है। इसमें वेदांत प्रत्यक्ष ज्ञान, वेदांत में प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है जब मनस बाहरी वस्तु को ओर जाता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है। दूसरा, यह मन इंद्रियों के माध्यम से वस्तु तक पहुंचता है। ऑन रीचिंग द ऑब्जेक्ट द अंतःकरण इज आइडेंटिफाइड इट इज, जो मन होता है, यह मन क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है, ठीक है। बाकी इन द परसेप्शन ऑफ द मनस गोज आउट द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंसेस, वही बात मैंने बोला जो अभी थोड़ी देर पहले, वस्तु के पहुंचने पर अंतःकरण जो होता है वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाता है या वृत्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई मनस के माध्यम से वह जो हमारी सेंसेस होती हैं, सेंसेस के माध्यम से वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है, ऐसा वेदांत का परसेप्शन है। तो BCE इसका राइट आंसर है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी सरल क्या आएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सोर्स पहले दिया है तो सबसे पहले तो ई आएगा, ई आएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। ई के बाद कौन आएगा भाई, ई के बाद आपका चैनल है, चैनल का डेस्टिनेशन ट्रांसमीटर है। ई के बाद कौन आएगा भाई, एक तरफ से जान लेंगे तो ई के बाद आपका आ जाएगा कौन, ट्रांसमीटर आ जाएगा, ट्रांसमीटर के बाद आपका चैनल आ जाएगा, चैनल के बाद आपका आ जाएगा रिसीवर, रिसीवर के बाद लास्ट में आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो वैसे भी ई एंड डी साफ साफ दिख रहे थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इन्फॉर्मेशन सोर्स भाई जहाँ से वर्सन ओरिजिन हो रहा है, सेंडर है, ट्रांसमीटर जो इनकोड कर रहा है, चैनल जो ले जा रहा है, रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, और डेस्टिनेशन जहाँ तक वो अपने टारगेट तक पहुंच रहा है। तो बहुत बार ऐसे सवाल कराया हूँ, शायद
इस किसी को ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, जब आप शोध रिपोर्ट लिखते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करा है इट शुड नॉट इंक्लूड चार्ट ग्राफ, वही काहे नहीं कर सकते, गलत बात है। इट शुड बी सो ओरिजिनली एन अटेम्प्ट टू सॉल्व इन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, इसमें मौलिकता दिखनी चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल दिखनी चाहिए। इट मस्ट बी abstract टर्मिनोलॉजी टू टर्मिनल जागरण एंड टू कॉम्प्लेक्सिटी, भाई कह रहा है कि भाई इसमें जटिलता, भाई हम क्यों अपने रिसर्च रिपोर्ट में या अपनी शोध में या अपने रिसर्च पेपर में क्यों कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ेंगे, खत्म करो भाई इसको। इट शुड बी प्रेजेंट द लॉजिकल एनालिसिस एंड सब्जेक्ट मैटर, हम सब्जेक्ट मैटर को लॉजिकल एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, ये बात सही है। तो ये तो खत्म हो गया, पहला खत्म हो गया था, बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बी एंड डी मतलब क्या है भाई, हम जो शोध रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए, उसमें मौलिकता दिखनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है ये दिखना चाहिए। दूसरा भाई तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ने पे उसमें हम चार्ट ग्राफ या अन्य सांख्यिकी तालिकाएं जोड़ सकें, या कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए तो बात गलत भी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है मैच द डिसिप्लिन इन द थ्योरीज, आपको मैच कराना है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक है। अच्छा हुआ कि इस बार इस पेपर में पहले जैसा नहीं आया, पहले दो या तीन देखेंगे तो उसमें जो थेरीज और डिसिप्लिन आई थी ऐसी आई थी, किसी के मतलब चारों में से हम लोग किसी को नहीं जानते थे, ऐसा का ऐसा था, तो उसको नोट डाउन ही करना अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन है, थेरीज है, यहाँ बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड लिंग्विस्टिक है। सोशियोलॉजी को कौन नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे। सोशियोलॉजी मतलब कौन है, अगस्त कामटे साहब है, तो इनका तो फर्स्ट हो गया। और लिंग्विस्टिक नॉन चॉम्स्की को आप सभी लोग पढ़ के आएंगे, जो लोग बीएड और बीटीसी किए होंगे जानते होंगे। तो लिंग्विस्टिक नॉन चॉम्स्की है, इकोनॉमिक्स का मतलब हेरोल्ड लेस्की है, ठीक है। और अब बच कौन रहा है भाई, बायोलॉजी बच रही है भाई, चार्ल्स डार्विन साहब को कौन नहीं जानता है, सबकी जिराफ का गला वो बड़ा कर दिए, ठीक है। तो 4 हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बन गया है वो आपका फोर्थ वाला विकल्प राइट आंसर के रूप में बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट आर ट्रू, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। 2 कंप्यूटर्स कैन हैव सेम मैक एड्रेस, भैया काहे को, ना तो आईपी एड्रेस मैच होगा, ना तो मैक एड्रेस मैच होगा, खत्म करो इसको, ठीक है, गलत बात है। वायरलेस नोटबुक्स में सफर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, भाई जो वायरलेस नोटबुक्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो ही सकता है भाई, अगर नेटवर्क प्रॉपर है तो उनको अच्छा मिलेगा, नहीं है तो उनको नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो सफर कर सकते हैं, बात सही है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सपोर्ट्स लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात भी सही है, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स आर लोकेटेड इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल, भाई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ही है तो भाई डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहेगा ही, अर्थात बी सी डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। कंप्यूटर का सवाल मतलब बहुत अच्छा सवाल। अरेंज द इंस्ट्रक्शन साइकिल आर करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल को करेक्टली सीक्वेंस करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो बच्चे कंप्यूटर से नहीं जुड़े हैं लेकिन कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़े होंगे तो समझते होंगे। देखिए यहाँ पे डिकोड है, स्टोर है, फिच है, एग्जीक्यूट है। देखो एग्जीक्यूट तो होगा नहीं पहले, ठीक है, और स्टोर भी पहले नहीं होगा, और डिकोड मतलब कोई चीज पहले इनपुट की जाए तो होगा, तो यहाँ पे इनपुट को एक तरफ से डाल लीजिए, फेच बोला गया है, ठीक है। तो पहले फेच होगा, फिर जाके उसको डिकोड किया जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। पहले फेच होगा, फिर डिकोड किया जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और लास्ट में उसको स्टोर किया जाएगा। तो सीपीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड किया जाएगा भाई उसको समझने के लिए, एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो काम बतलाया गया उसको करेगा, बाद में रिजल्ट को आउटपुट के रूप में मेमोरी और रजिस्टर पे प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। हु रोड द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन, बहुत ही पॉपुलर किताब है, किसकी है, मार्शल मैकलुहान की है, जिन्होंने हॉट मीडिया कुल मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया, मीडियम इज मैसेज या मीडियम ही मैसेज है, माध्यम ही संदेश है, इस कॉन्सेप्ट को इसी बुक के माध्यम से पॉपुलराइज्ड किया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ द मैन। इस बात को भूलना मतलब बहुत बड़ी गलती करना, ठीक है। तो मार्शल मैकलुहान अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ द मैन, मार्शल मैकलुहान 1964 में इनकी थ्योरी आई थी, द मीडियम इज द मैसेज, इस बात पे बहुत ज्यादा इंप्रेसाइज किया, इसी में इन्होंने हॉट मीडिया एंड फुल मीडिया की कॉन्सेप्ट की बात बताई। बाकी डेनिस मैकक्विल है जो कि मास कम्युनिकेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, जॉर्ज जेफ बर्नर है वो की कल्टिवेशन थ्योरी, ये टर्म भी आ चुका है, एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये टर्म भी पूछा गया है, एक बार पिछले पेपर को देखेंगे तो मैंने सॉल्व भी कराया। कल्टीवेशन थ्योरी किससे जुड़ी है, जॉर्ज बर्नर से जुड़ी है, ठीक है। बाकी हर्बर्ट को देखेंगे तो क्रिटिकल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ से नहीं जुड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 5 पेपर दिए, प्रत्येक पेपर के लिए पूरे अंक समान थे, इन पेपरों में 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात है, सभी पेपरों में उसने कुल 160 अंक प्राप्त किए, उन पेपरों की संख्या जिनमें 50% अंक प्राप्त किए उनकी संख्या क्या है। तो ठीक है, तो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो खास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का, ठीक है, तो कुल मिला के 5, तो कितने हो गए, पूर्णांक कितना हो गया, 500 हो गया। 500 में से 60% का मतलब कितना है कि लड़का नंबर पाया है कितना, 300। 500 का 60% का मतलब क्या, लड़का नंबर कितना पाया है कितना, 300 नंबर पाया हुआ है।
अब 300 नंबर पाया है तो कह रहा है कि भाई कितने में 50% से अधिक पाया है, इसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक पेपर के अंक समान थे तो हमने इसको 100 मान लिया। आप चाहे इसको 50 भी मान सकते हो, 400 मान सकते हो, 500, जितना मन के उतना मान लो। ठीक है, तो पेपर समान थे तो 6, 7, 8, 9, 10 में तो मैंने 500 माना, 100 माना तो 500 हो गया। अब 6, 7, 8, 9, 10 में मतलब 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 10, 9, 18, 18, 8, 26, 26, 7, 33 और 33, 6, 39, यही सही के जुड़ रहे हैं। 6, 7, 13, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 10, 40 होगा। ठीक है, तो 40x बराबर कितने का आ जाएगा? 40x को अगर आप कंपेयर करोगे तो किससे कंपेयर करना होगा? तो 40x को कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? 300 से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 40, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो 4 सत्ते 28 होगा, 4 पचे 20 होगा, 7.5 होगा। तो कह रहा है कि कितने अंकों में? अब 7.5 गुणे 6, 7.5 गुणे 7, 7.5 गुणे 8 और 7.5 गुणे 9 और 7.5 गुणे 10, मतलब यहाँ तो 75 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिएगा 67.5 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56, 7 8 56, 60 आ जाएगा। ये 7.5 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 सत्ते 49 और 3 साढ़े 3 52.5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 छंग 42 और साढ़े 3 ना, तो 42 3 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 50% से अधिक अंक कितना पाया है? 1 मिला पाया है, 2 मिला पाया है, 3 मिला पाया है, 4 मिला, केवल 1 मिला तो 50% से कम पाया, अर्थात पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ऑन, पुट द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द राइटिंग इन द बॉडी ऑफ रिसर्च पेपर। अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसका क्रम क्या होगा? लिखो भाई जरा। प्रोसीजर होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो सबसे पहले आएगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जैसे आया देखो ये सब खत्म हो गया, कहानी खत्म, पहला वाला विकल्प राइट आंसर। मतलब कि पहले एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर आपका प्रोसीजर आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। वैसे भी कंक्लूजन लास्ट में आता है तो वैसे भी देखेंगे डी और सी मैच कर रहे थे, वैसे एब्स्ट्रैक्ट ही सबसे अच्छा पकड़ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, करण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एच पी का पुत्र है, एम एस का पुत्र है, एस एन की माँ है, जो पी की बहन है। उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखो, करा एच पी का पुत्र है, पी का तो पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन एच मेल है ये पता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एच मेल है। ठीक है, और ये पी का क्या है? पुत्र है। ठीक, करा एच पी का पुत्र है और एम एस का पुत्र है। जो एम है वो एस का पुत्र है, तो एम यहाँ पे हो गया, पुत्र है ना, एम एस का पुत्र है, मतलब ये भी लड़का ही है। और एस का पुत्र है भी तो यही कहा गया, अब लड़की है लड़की। और एस एन की माँ है, एस एन की माँ है तो एस मतलब फीमेल हो गई, और एन की माँ है। अब एन का भी नहीं पता कि हम की एन क्या है, पता है एन? अब आगे चले, एन की माँ है जो पी की बहन है, मतलब ये फीमेल हो गई, लेकिन पी का नहीं पता क्या है। तो ये क्या है? ये भाई माँ है, एन की ये माँ है और ये पुत्र है इसका। ठीक है, ये पुत्र है इसका। ठीक है, ये पुत्र है इसका, इसका ये पुत्र है। अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है एस पी की नानी है, एस, और ये बहन है ना, हाँ ये बहन है, ये लिखा ना जो पी की बहन है। ठीक है, कह रहा है एस पी की नानी है, पी कहाँ है? यहाँ पे है, और एस कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, एस पी की नानी है, ये दोनों, ये इसका पुत्र है। एस पी की नानी कैसे बन जाएगी? अगर यहाँ से पूछा होगा क्या होता तो ठीक था। कह रहा है पी एम की बहन है, पी एम की बहन है, हाँ भाई ये तो पी एम की बहन है, ये बात तो सही है। कह रहा है एम एच का मामा है, एम एच का मामा, ये इसका पुत्र है, भाई बहन है, ये मामा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बी सी, ये पहला तो गलत हो गया, बाकी दोनों सही जा रहे हैं। कह रहा है कि एच एस का दौहित्र है ऑब्लिक नाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है एच एस का नाती और नातिन है, ऑब्लिक लिखा है एच एस का नाती है अथवा नातिन है, एच एस का नाती है अथवा नातिन है, एच एस का नाती है ऑब्लिक नातिन है। तो भाई ये लड़का है ना, ये लड़का, इसका नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसका तो पता है ये लड़का है। तो और ये क्या है भाई? ये इसका पुत्र है, तो मतलब क्या है? ये दादी हुई इसकी, और दादी का ये क्या हुआ? नाती होगा। ठीक है, अर्थात डी वाला विकल्प भी करेक्ट होगा, अर्थात बी सी डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कंफ्यूजन मन में मत बनाइएगा कि नाती नातिन अथवा लगाया है, ये चाहे नाती हो अथवा नातिन हो, पी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन पी का जेंडर नहीं पता है तो आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। ये तो डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछ रहा है, पी एम की बहन है, पी एम की बहन है, कह रहा है कि पी एम की बहन है, पी जो है एम की बहन है, इसका हमें जेंडर नहीं पता है। एक मिनट, कंफ्यूजन तो हो रहा है ना, पी एम की बहन है, पी एम की बहन है, लेकिन इसका जेंडर हमको नहीं पता है। एम एच का मामा है, एम एच का मामा, ये तो क्लियर है। एस एच एस का नातिन है, ये भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे डाउट तो बन रहा है। पी एम की बहन है, एम यहाँ पर है, और ये इसका पुत्र, ये तो क्लियर है, लेकिन सवाल में कहीं ये नहीं दिया गया एच पी का पुत्र है,
ठीक है। H P का पुत्र है तो क्लियर है, M S का पुत्र है, M S का पुत्र है, S N की माँ है, S N की माँ है, और जो P की बहन है, जो P की बहन है। N का तो जेंडर क्लियर हो रहा है और P का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जरूर है, यहाँ पे डाउट जरूर है। हम कैसे करते हैं BCD, हालांकि राइट आंसर के रूप में एनटीए ने BCD दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जरूर है। ठीक है। नेक्स्ट ऑन परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल क्या होती है? अलाउ स्टूडेंट टू कंफर्टेबल ऑटोनॉमी विद द लिटिल सपोर्ट, इनकरेज स्टूडेंट टू इंडिपेंडेंट थिंकर। रिस्ट्रिक्टिव पनिटिव, ना तो रिस्ट्रिक्टिव होती है ना तो पनिटिव होती है, ना तो इंडिपेंडेंट थिंकर के लिए इंक्रीज करती है। ठीक है। ये भाई छात्रों को लिटिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, छात्रों को लिटिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसमें? आपकी परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल में। परमिसिव स्टाइल करेक्टराइज बाय द हाई फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट फॉर मिनिमल कंट्रोल एंड गाइडेंस फॉर द टीचर, लैक फॉर द क्लियर रूल्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला वाला विकल्प राइट है। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू अप्लाई टू फील्ड रिसर्च? फील्ड रिसर्च में आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? स्मॉल ग्रुप स्टडी करेंगे कि एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे? भाई हम फील्ड रिसर्च के लिए निकले हैं, तो जो हमारे रिसर्च से संबंधित होगा उससे हम क्या करेंगे? इंटरव्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑन ओजोन लेयर अपीयर्स ओवर एंटार्कटिका मोस्टली इन द मंथ। आप कौन से मंथ में ओजोन लेयर का जो होल होता है वो दिखाई देता है या बड़ा भी हो जाता है? इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंट की यूनिटी में जाकर देखेंगे, ओजोन की हमने एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से ओजोन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो ओजोन सितंबर महीने में क्या होता है? उसका होल दिखाई देता है या तो बढ़ जाता है, इस तरह की भी बातें होती है, क्योंकि सितंबर के महीने में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ जाता है। ऐसे में जो गैसें होती हैं बेंजीन, ठीक है, अब की जो गैसें होती है क्लोरीन और ब्रोमीन के कमाउट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? तेजी से जो आपकी ओजोन गैस होती है उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो सितंबर और अक्टूबर का जो सितंबर का सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है कि जो आपकी वो जो होल है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, जिसको ओजोन होल या ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। 1 to 5 is coded as VYZ, 4 8 7 is coded as इतना TSW, then 3 6 9, मतलब 1 to 5 कोड किया गया है किससे? 1 to 5 कोड किया गया किससे? VYZ से, VYZ से। ठीक है। तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये A है ना, ये A है, और ये क्या है? ये B है, और ये E है। तो BY मतलब बॉय, इवन आज अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अपोजिट चल रहा है। ठीक है। अब कह रहा है 369 को हम क्या कहेंगे? 369 को हम क्या कहेंगे? 3 का मतलब C, H का मतलब क्या है? F, 6 का मतलब F है, 9 का मतलब I है। अब C का उल्टा आपको ऐसे तिरछा, तिरछा और तिरछा, तो F का उल्टा फन होता है, FU। ठीक है, अपोजिट F का अपोजिट U होता है, और I का अपोजिट R होता है, और C का अपोजिट क्रक्स होता है, X होता है। हमारी तरह ऐसे याद कर लीजिएगा। आयरन हम याद किए हैं, फन याद किए, R याद किए, बॉय याद किए, इवन याद किए। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, तो इसका जो RUX आपका फर्स्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। नाटकीय संलयन की बात कर रहा है भाई, परमाणु संलयन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई सीधी सी बात है, ड्यूटेरियम का। ठीक है, जरा भी ना फंसना यूरेनियम और हीलियम के चक्कर में, किसको प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम को। ठीक है। तो परमाणु संलयन की प्रक्रिया में जो दो प्रकाश नाभिक होते हैं मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे भारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो इसके समस्थानिक के रूप में हम ड्यूटेरियम को यूज करते हैं। ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजन में थोरियम एंड जो यूरेनियम होते हैं नाभिकीय विखंडन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। Which of the following is the pollutants of considered for air quality index estimation of India? कर भाई इंडिया में वायु गुणवत्ता सूचना नापने के लिए किस प्रकार के किस प्रदूषक पे विचार किया जाता है? देखो इंडिया में भाई वायु प्रदूषण को मापने के लिए 8 प्रदूषक पर विचार किया जाता है। ठीक है, 8 प्रदूषक पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पे CO है, NO2 है, C6H6 है, बेंजीन है, और O3 है। देखो O3 तो है, और C6H6, NO2 और CO भी है, NO2 भी है, C6 और H6 है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ओजोन तो है, कंफर्म है, A भी है। इसको एनडीए ने शायद ड्रॉप आउट किया है। हाँ, इसको ड्रॉप आउट किया है, उसका कारण भी है कि भाई ये जो C6 और S6 और बेंजीन की बात कर रहा है, ये दोनों होते ही नहीं है इंडिया के AQI इंडेक्स में। इंडिया के AQI इंडेक्स में आप देखेंगे तो PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB है। और विकल्प को देखेंगे, विकल्प में 3 नाम तो मैच कर रहे हैं, CO, NO2 और O3, लेकिन जो विकल्प क्रिएट किया गया ABDE, ABD
अब बेंजीन तो होता नहीं है, ये वाला कट गया। ए बी सी को देखेंगे तो सी वाला तो है ही नहीं इंडिया में, ये भी कट गया। बी सी डी ई को देखेंगे तो ये भी, इसमें सी आ रहा है, डी आ रहा है, ये भी कट गया। ए सी डी ई को देखेंगे तो फिर भी सी आ रहा है, तो कोई भी, इसीलिए इसको एनटीए को ड्रॉप करना पड़ा ये सवाल। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में, एक्वाई के रूप में 8 प्रदूषक को माना जाता है, PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB। ठीक है, प्रोफेसर एक्स आर्ग्यू टू फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर। जो प्रोफेसर एक्स हैं वो आर्ग्यू देते हैं फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर के पक्ष में। ठीक है, बट वाई शुड वी इवन लिसन टू प्रोफेसर एक्स। कोई प्रोफेसर एक्स को क्यों सुने? एज अ टेन्योर प्रोफेसर ऑफ कोर्स ही सपोर्ट्स टेन्योर। वो एक टेन्योर प्रोफेसर थे तो वो टेन्योर को सपोर्ट कर रहे थे। इज रिलेटेड टू फैल्सी ऑफ, मतलब ये जो फैल्सी है किससे रिलेटेड है? करा अटैकिंग द मोटिव, लुक हु इज टॉकिंग, स्कैर टैटिक्स एंड बैंडोगन आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये जो फैल्सी है वो अटैकिंग द मोटिव है। यहाँ पे प्रोफेसर एक्स के मोटिव को ही क्या किया जा रहा है, मोटिव पर ही अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्थिति या लाभ के आधार पर चीजों को खारिज कर दिया जा रहा है। भाई प्रोफेसर एक्स को क्यों सुने कोई? ठीक है, इस मतलब उनकी जो बात है उस बात को तर्क से नहीं खारिज किया जा रहा है, उस तर्क को नहीं खारिज किया, बल्कि उनका क्या रहा है, उनका मोटिव ही क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, खारिज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 45 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये 10 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। पेपर बहुत नज़दीक है, तो सब लोग अपना अपना काम करते रहिए जिससे पेपर में अच्छा हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।